इसमें जो हम डिस्कस करेंगे, जो इसके पहले मैंने आपको वीडियो बताया उसमें आपको मैंने बताया कि क्या प्रोसीजर हमें अडॉप्ट करना चाहिए जब हम कोई हाइपोथेसिस बनाने चाहते हैं। कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स है, कौन कौन से ऐसे स्टेप हैं जो हमारे को माइंड में रखने चाहिए जब हम हाइपोथेसिस बनाने चाहते हैं। बिकॉज अगर आपका हाइपोथेसिस सही से फ्रेम आउट नहीं है, क्योंकि वो रेलिवेंट होता है आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव से या रिसर्च प्रॉब्लम से, तो अब आपको क्या कैलकुलेशंस करना है या आपको एग्जामिनेशन क्या करना है, ये आपको नहीं पता चलेगा। राइट ना। पावर ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होता है, इसको जानने के लिए आपको मैंने पहले भी बताया है कि टाइप 1 और टाइप 2 एरर क्या होता है। अगर आपको टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर समझ में आ गया है और साथ में आप उसको इम्प्लीमेंट कैसे करोगे, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द वे थ्रू विच यू कैन अंडरस्टैंड द पावर ऑफ द हाइपोथेसिस टेस्टिंग। आपको ये जानना जरूरी है कि अगर हम टाइप 1 और टाइप 2 एरर कर रहे हैं तो वो कितना एग्जीक्यूट होगा फॉर योर रिसर्च कंक्लूजन, और वो उसका पावर कितना है, वो कितना फंक्शनल है, कितने अच्छे तरीके से आपके जो भी आपने कैलकुलेशंस की है उसको वो करने के लिए वैलिड है। राइट नाउ, अगर हम पावर ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग की बात करें तो जो इसमें आपको दो टर्म्स समझने हैं, पहले तो टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर। फाइन। अब द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर इज डिनोटेड बाय अल्फा, फाइन, which is टेस्टेड ऑन द डिफरेंट सिग्निफिकेंट लेवल। और इसके लिए मैंने आपको बताया कि सिग्निफिकेंस लेवल आपको टेस्ट के लिए डिटरमाइन करना पड़ेगा, और वो डिपेंड करेगा आपके वेरियस फैक्टर्स पे कि आप कौन कौन से फैक्टर्स को कंसीडर कर रहे हो जब आप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को कंसीडर करते हो। राइट इसका मतलब है टाइप 1 एरर में जो आप अल्फा डिनोट करते हैं उसको आपको डिफरेंट सिग्निफिकेंस लेवल, और डिफरेंट नहीं, आपको आपके पर्टिकुलर रिसर्च प्रॉब्लम के लिए क्या सिग्निफिकेंस लेवल लेना है, ये आपका वेरियस फैक्टर पे डिपेंड करता है जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर इज रेफर्ड टू एज अ बीटा। मैं आपको एक रिमाइंड करा दूं कि टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर क्या होता है। टाइप 1 एरर होता है, मैंने आपको एक कॉलमनर और रो वाइज में डिफरेंस में बताया था। कॉलमनर में मैंने आपको बताया था कि आप इसको कैसे लिखेंगे। इसमें आपको डिसीजन का एक चार्ट बताया था कि आप कैसे डिसीजन लेते हैं, और डिसीजन के लिए मैंने बताया था कि एक टेबुलर फॉर्मेट आपने लिया और टेबुलर फॉर्मेट में आपने डिसीजन को एक्सेप्ट और रिजेक्ट के बेसिस पे क्लासिफाई किया, क्योंकि डिसीजन आपका क्या होता है ऑन द बेसिस ऑफ टू क्राइटेरिया, या तो आप H0 एक्सेप्ट करोगे या H0 आप क्या करोगे, रिजेक्ट करोगे। अगर आप H0 एक्सेप्ट करते हो उस कंडीशन में क्या होगा, और H0 अगर आप रिजेक्ट करते हो उस कंडीशन में आपका क्या होगा। फाइन, ये आपका रिजेक्ट है। और आपको मैंने बताया था कि आप एक्सेप्ट भी कैसे करेंगे। अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं और H0 आपका क्या है, ट्रू है, H0 ट्रू है, तो उस कंडीशन में आ, आपने एक्सेप्ट किया तो आपका डिसीजन मेकिंग करेक्ट है, यहाँ जो डिसीजन मेकिंग आएगा वो आपका करेक्ट है। और अगर H0 ट्रू है और आपने क्या किया, H0 को रिजेक्ट कर दिया, आपका जो नल हाइपोथेसिस है वो करेक्ट है, ट्रू है, उसके बावजूद भी आपने क्या किया, उसको रिजेक्ट कर दिया, तो वो आपका क्या कहलाता है, टाइप 1 एरर। सिमिलरली अगर आपका H0 फॉल्स है, फाइन, और उसको आपने रिजेक्ट कर दिया, तो H0 फॉल्स था, आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो डिसीजन करेक्ट है, ये डिसीजन सही है कि नल हाइपोथेसिस गलत भी थी और आपने उसको रिजेक्ट कर दी। बट अगर मैं बात करूं कि आपका H0 गलत था, आपका नल हाइपोथेसिस गलत था, लेकिन आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, फाइन, आपका अजम्पशन आप मान के चल रहे हो कि वो सही है, तो वो क्या कहलाता है, टाइप 2 एरर।
Fine. So usually, though significance level of a test is assigned in advance, once we decide it, there's nothing else we cannot do about alpha. एक बार आपने significance level तय कर लिया तो आप alpha और beta में there's you can't change it, right? But what can we say about beta? We all know that hypothesis test cannot be foolproof. Fine. Sometimes the test does not reject at zero when it happens to be false one, and in this way it is considered as a type 2 error. जैसा मैंने अभी आपको बताया कि आपने false है और उसको क्या कर दिया, accept कर लिया, तो that is what a type 2 error. But we would certainly like that beta, the probability of accepting H0 when H0 is not true. H0 false है और आपने क्या किया, उसको एक्सेप्ट कर लिया, टू बी एज स्मॉल एज पॉसिबल, जितना कम से कम हम इसको करना चाहें वो हमारा एक तरीके से सर्टेनिटी है कि हमारा H0 सही ही होगा. फाइन. अल्टरनेटिव अगर हम इसका लें तो बीटा इज रिप्रेजेंटेड व्हेन एक्सेप्टिंग H0 वेदर इट इज फॉल्स, right? But if 1 minus beta is a very much nearer to unity, अगर हम बात करें कि बहुत ज्यादा एक के बराबर है, 1 माइनस बीटा अगर एक के बराबर है, इसका मतलब बीटा की वैल्यू क्या हुई, इट्स 0. अगर ये 0 हो जाए तभी ये नियर टू क्या हो जाएगा, 1 के बराबर होगा. और बीटा अगर 0 होता है तो इसका मतलब क्या निकलता है कि हमने रिजेक्टिंग क्या किया, H0 when it is not true. हमने रिजेक्ट भी उसी कंडीशन में किया. इफ 1 माइनस बी इज अ वेरी मच नियरर टू 0, इसका मतलब बीटा की वैल्यू क्या है, यूनिटी के बराबर है, देन वी इंटरफेयर दैट द टेस्ट इज पुअरली वर्किंग. बिकॉज जो बीटा की वैल्यू आ रही है 1 के करीब आ रही है, मीन्स हम फॉल्स ज्यादा कर रहे हैं, गलतियां हमसे ज्यादा हो रही है, और H0 सही ना होने के बावजूद हम H0 को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो बीटा की वैल्यू ज्यादा आएगी, जिसकी वजह से बीटा अगर ज्यादा है तो 1 माइनस बीटा की वैल्यू 0 के नियर आएगी. और ये कंडीशन पुअर वर्किंग कंडीशन है, मीनिंग देयर बाय दैट इज नॉट रिजेक्टिंग H0 when H0 is not true, right? According to 1 minus beta value is measure of how well the test is working or what is technical described as a power of the test. अगर हम 1 माइनस बीटा को बोले तो यही है आपका पावर ऑफ द हाइपोथेसिस टेस्टिंग, और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है मेजर करना बिकॉज हमें ये जानना जरूरी होता है कि जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग है वो सही काम कर रहा है या टेक्निकली ये साउंड है या नहीं है. In case we plot the values of 1 minus b for each possible values of the population parameter, say mu, the true population mean for which the H0 is not true. It means the H is true. The resulting curve in this condition is known as a power curve associated with the given test. Thus, the power curve of a hypothesis test is the curve that shows the conditions probability of rejecting H0 as a functions of the population parameter and the size of the sample. राइट. अब जो ये फंक्शन है उसको हम अगर डिफाइन करें बेसिकली, तो जो फंक्शन है पावर फंक्शन है इसका वो इसी को पावर फंक्शन कहते हैं. और अगर पावर फंक्शन की अगर हम बात करें तो द फंक्शन डिफाइनिंग दिस कर्व इज नोन एज अ पावर फंक्शन, राइट. You can say it in another way that power function of a test is the function defined for all values of the parameter which yield the probability that H0 is rejected, and the value of the power function at a specific parameter point is called the power of testing. At that point हम जो पैरामीटर को कहीं उसकी हर वैल्यूज को जो फाइंड आउट कर रहे हैं ये बताने के लिए कि H0 को रिजेक्ट कर रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, पावर ऑफ टेस्टिंग. एट द पॉपुलेशन पैरामीटर गेट्स क्लोजर and closer to hypothesized value of the population parameter, the power of the test 1 minus beta must be closer and closer to the probability of rejecting H0. अगर पॉपुलेशन पैरामीटर जो हम पैरामीटर पॉपुलेशन का ले रहे हैं और जो हमारा कैलकुलेशन से हाइपोथेसिस मीन आ रहा है या पैरामीटर आ रहा है वो दोनों सिमिलर है, ऑलमोस्ट नियरर है,
तो उस कंडीशन में जो 1 माइनस बी है वो भी बहुत क्लोजर होगा, और क्लोजर टू व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H0. In that case, the population parameter is exactly equal to the hypothesized value of the population, hypothesized value of the population parameter, right? In that situation, null hypothesis is written in form of H0 is equals to the sample mean or a hypothesized mean, fine. और वो आप probability सिंपली द सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ द टेस्ट अगर हम टेस्ट पे करते हैं और उस समय जो उसकी हाइट है अल्फा अल्फा की सिग्निफिकेंस लेवल की, वो डायरेक्टली ओवर द पॉपुलेशन पैरामीटर। तो ये बेसिकली आपको ये बताता है कि हमें नल हाइपोथेसिस को की प्रोबेबिलिटी कितनी है टू रिजेक्ट इट और एक्सेप्ट इट, इसी को हम बोलते हैं पावर टेस्टिंग। Now, it is closely, the power function is related to what another function of the operating characteristic function, which shows the conditional probability of accepting H0 for all values of the population parameters for a given sample size, whether or not the decision happens to be a correct one. If power function is represented as a H only and the operating characteristics function as a L, then we have L is equals to 1 minus H. However, one needs only one of these functions for any decision rule. In this context, we have to try just a testing of a hypothesis. How to compute the power of test 1 minus beta can be explained through one of the illustration which is given to you here. Now, what is the problem? Basically, first go to examine that problem. Here there is a one of the chemical process. A chemical process is said to be have produced 15 or a less pound of a waste material. एक केमिकल प्रोसेस के थ्रू आपको 15 या उससे कम पाउंड का वेस्ट मटेरियल फॉर एवरी 60 LBS, हर एक 60 LBS पे आपका इतना वेस्ट मटेरियल क्या हो रहा, प्रोड्यूस हो रहा है, फाइन, दैट with a corresponding standard deviation of a 5 LBS. जो उसमें स्टैंडर्ड एविएशन आ रहा है वो आ रहा है 5 LBS का, और एवरी 60 LBS पे आपका जो वेस्ट मटेरियल है वो है 15 LBS or less than that. A random sample of 100 batches gives an average of 16 LBS of a waste per batch. जो आपने सिलेक्शन किया वो क्या किया, 100 बैचेस का किया, और उसमें जो एवरेज दे रहा है वो कितना दे रहा है, 60 LBS of a waste per batch. Test at a 10% level whether the average quantity of waste per batch has increased. Compute the power of test mu 16 LBS पे आपको चेक करना है. If we raise the level of significance to 20%, how the power of test for a mu 16 LBS would be affected. अब आपको क्वेश्चन का प्रॉब्लम समझ में आ गया कि प्रॉब्लम क्या है और आपको क्या टेस्ट करना है, राइट? नाउ जस्ट गो थ्रू द solution first. First, you have to just frame out the hypothesis, right? In this question, in this problem, what is the average quantity of the waste according to the data is given to you, that every batch is of a 60 LBS, and the waste material is what, around 50 or less than that in every 60 LBS. How it is going to write down in a form of a null hypothesis, H0 mu is less than or equals to 15 LBS. Now, what is the alternate hypothesis for that? Alternate hypothesis is a greater than to 15 LBS, right? अब यहाँ पे आपको लेस देन और इक्वल टू बोला गया क्या, नल हाइपोथेसिस, एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या दिया जा रहा है, ग्रेटर देन. इट मींस अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस अगर आपको ग्रेटर देन दिया जाता है या लेसर देन दिया जाता है, इसका मतलब द प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू वन टेल्ड टेस्ट, राइट? तो यहाँ पे जो है आपका मोर देन दिया गया है तो ये राइट टेल्ड होगा, राइट टेल्ड होगा बिकॉज आपका यहाँ पे ग्रेटर देन सिंबल है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का, और
हमें इसको कितने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे टेस्ट करना है? एट 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे, जिसमें स्टैंडर्ड एविएशन आपका क्या दिया गया है? दैट इज गिवन टू यू 5, एंड एट द 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो करस्पॉन्डिंग एरिया है वो कितना आएगा? 0.400 एरिया ऑफ द नॉर्मल कर्व, एंड द वैल्यू फॉर द जेड इज फॉर 0.400 के लिए जो एरिया के लिए आपका आएगा वो कितना आएगा? 1.28, राइट। नाउ हाउ टू एक्सेप्ट? अगर हमारे पास लिमिट लगाई जा रही है कि हम कितने पे एक्सेप्ट करेंगे और कितने पे रिजेक्ट करेंगे, एक्सेप्ट H0 इफ x बार मीन्स उसका जो मीन है, एवरेज जो आ रहा है वो क्या है? 15 plus 1.28. 1.2 is what? It is the value which comes under the area coverage at the level of a 10% significance. ठीक है, अब वो आपका आया. What is formula for that? X bar is less than equals to 15 plus 1.28 multiplied by alpha p type 1 probability of that standard deviation divided by under root n. N is the total sample size. Now put up the value here. 1.28 multiplied by 5 divided by under root 100, and under root 100 comes what? 10, and the resultant for that is x bar is less than equals to 15.64 at 10% level of significance. Otherwise we have to accept what? HA. जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? 15.64. फाइन. अब 10.64 10% पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे हमें इसको एक्सेप्ट करना चाहिए या रिजेक्ट करना चाहिए? फर्स्ट वी जस्ट मेक एक्सेप्टेंस रीजन एंड रिजेक्शन रीजन, राइट. बट द सैंपल एवरेज इज व्हाट? आपको दिया गया है कि जो सैंपल एवरेज आ रहा है वो कितना दिया जा रहा है? 16 LBS, which does not come in the acceptance reason. आपका जो आ रहा है मीन बार आ रहा है वो आ रहा है 15.64, जबकि एवरेज आपका आ रहा है 16 LBS जो कि आपको ऑलरेडी गिवन है. तो ये एक्सेप्टेंस रीजन में नहीं आ रहा है. देन we have to just reject H0 and conclude that the average quantity of the waste per batch has increased. वो बढ़ गया है क्योंकि हमने पहले क्या बताया था कि ये लेस देन है 15 से, तो हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए नल हाइपोथेसिस को. लेकिन जो वैल्यू आई है वो आई है 15.64, और जो गिवन वैल्यू थी दैट इज वो आपको 16 LBS वेस्ट मटेरियल आ रहा था, जिससे ये वैल्यू कम है. तो इसका मतलब हमें H0 को रिजेक्ट करना चाहिए. For finding the power of test, we first calculate beta, and after that just come to know about 1 minus beta. Right? We can write that P beta is equals to probability of acceptance H0 mu less than equals to 15 at a given average of a mu that is 16. Since we have already worked out that H0 is accepted if x bar is less than to 15.64 at the level of 10%. If beta is probability x bar less than equals to 15.64 in case of mu is 16, which can be depicted at this diagram, right? At a 15.64, the beta value is 0.2358, and at a mu is 16, then the value is something different, and it comes under a rejection reason. In an acceptance reason at 15.64, the area coverage is 0.2358, right? This is what the value of beta. Now, the next one, this is what is the value of 1 minus beta according to this question here. 1 minus beta is 1 minus 0.234, which comes under the acceptance reason, like 1 minus 0.234, right? ये आपका क्या आ रहा है? एक्सेप्टेंस रीजन. और रिजेक्शन रीजन में आपका क्या आएगा? जो रिमेनिंग वैल्यू होएगी वो आपका आएगा रिजेक्शन रीजन में. फाइन. नाउ
what is the value? 1 minus 0.234. We can find out the probability. The area lies between 15.64 and 16 is the जो कि आपको कर्व से दिखाया गया था, वो कर्व के अकॉर्डिंग आपका जो वैल्यू आ रहा है दैट इज 0.72, और इस पे जो वैल्यू आती है वो 0.72 पे जो जेड वैल्यू होती है वो होती है आपकी 0.2642, राइट। अब आपका 50% चांस जो जा रहा है वो रिजेक्शन में, और 50% में कुछ पार्ट आपका जा रहा है एक्सेप्टेंस रीजन में और कुछ आपका जा रहा है रिजेक्शन रीजन में, देन यू हैव टू जस्ट माइनस 0.5 टू दिस वैल्यू, राइट। और जो वैल्यू आई वो कितनी आई? 0.2358। अब आपने इसको 1 माइनस बीटा जो कि पावर ऑफ टेस्टिंग का फॉर्मूला है आपने अप्लाई किया, तो जो वैल्यू आई म्यू 16 के लिए वो आई 0.7642। और अगर हम इस वैल्यू को इंक्रीज करते हैं एट द लेवल ऑफ 20%, then the value will become change, और उस समय जो वैल्यू आएगी वो 1 माइनस जो बीटा है वो आ जाएगी 0.1230, and the value is what? 0.8770, right? It means जो पावर ऑफ टेस्टिंग है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जैसे बढ़ता है तो आपका 10% से आपने 20% कर दिया, रिस्कियर जितना आप ज्यादा रिस्क ले रहे हो, रिस्क कंसीडर कर रहे हो अपने सैम्पलिंग में, उतना ज्यादा आपका पावर ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग बढ़ता जा रहा है। इट मीन्स यहाँ पे जो बीटा की वैल्यू थी वो 1 माइनस बीटा आपकी ये थी, और बीटा जो है वो क्लोजर हो रहा है, आपका जो ये वैल्यू है वो 1 के नियरर आ रहा है। यहाँ पे जैसे ही आपने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बढ़ाया ये और भी ज्यादा नियर टू हो गया। इट मीन्स आप नियरर टू यूनिटी के जा रहे हो, जो आपको क्या कर रहा है? H0 को एक्सेप्ट करवा रहा है और आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करा रहा है। दिस इज होल अबाउट योर पावर ऑफ टेस्टिंग, राइट। तो यहाँ तक के वीडियो से आपको ये समझ में आ गया कि व्हाट इज यूज ऑफ टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर एट अ डिफरेंट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, और हमारा पावर ऑफ टेस्टिंग इंक्रीज होएगा अगर हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बढ़ता जाएगा, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट योर पावर ऑफ टेस्टिंग एज वेल एज हाइपोथेसिस टेस्टिंग, और आपको साथ में ये डिफरेंसेस विद दैट इलस्ट्रेशन आपको क्लियर हो गया कि पावर ऑफ टेस्टिंग क्या होता है और टाइप 1 टाइप 2 एरर को हम कैसे कंसीडर करते हैं, राइट। तो स्टूडेंट मुझे इन वीडियो से ये फाइंड आउट हो रहा है कि आपको अभी तक मैक्सिमम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रिसर्च आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे दी गई है। इसके बाद हम लोग बहुत ब्रीफली पढ़ेंगे टेस्ट ऑफ अ हाइपोथेसिस। What are the tests we use for a hypothesis testing? उसको हम बहुत ब्रीफली पढ़ेंगे क्योंकि ये हम हर यूनिट को आगे एक्सप्लेन करेंगे। जैसे टी टेस्ट होता है, जेड टेस्ट होता है, काई स्क्वायर